नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पंचऋषि क्लासेस में। मैं उत्कर्ष वासने आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम किसी भी एक सब्जेक्ट की, अगर हम किसी भी एक पेपर की तैयारी करते हैं तो हमें उसके सब्जेक्ट का पता होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप एसएसटी की तैयारी करते हैं तो उसमें 4 सब्जेक्ट आपको पता है। रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। उसी तरीके से हमें अब जनरल इंग्लिश में क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या हमें टॉपिक कवर करने हैं, ये सब चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को लेकर आज जो हम आपके सामने जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ की हमें आवश्यकता है पढ़ने की, क्या क्या चीज़ हमें नहीं है। अब ये नहीं पूछना चाहिए कि हमें कौन से पेपर में क्या सब्जेक्ट चाहिए। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा। अगर आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन आएगा। तो ये तो बात पूछना बेकार है कि किस पेपर में कौन सा क्वेश्चन आएगा। ज्योग्राफी हर किसी सब्जेक्ट में आएगी और आनी। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंडियन ज्योग्राफी की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का जो इंट्रोडक्शन है, नॉर्मल बेसिक चीज़ हमें पता होनी चाहिए ज्योग्राफी की, जो कि हमारी इंडिया में क्या क्या आती हैं। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की। इंट्रोडक्शन भूगोल की दृष्टि में इंडिया का क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए एक पेपर देने के उससे नज़रिए से। ठीक है, तो आज हम वही शुरुआत करते हैं। तो जो मैं नोट कराऊँ उसको आप हाथ के हाथ लिखते चलें, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम सुन लेते हैं और सुन के हमें चीज़ें नोटिस नहीं रहती, ध्यान नहीं रहती। अगर आप उस चीज़ को नोट करेंगे तो आप हाथ के हाथ उसको पेज को पलट के आपको ध्यान रहेगा कि अच्छा ये बताया था, इस चीज़ से हम ये याद रखेंगे। ठीक है, तो नोट करते चलिए, हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब इसमें जो टॉपिक हमें कवर करने हैं वो है पहला कि भारत की अवस्थिति क्या है और भारत का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। आपने देख पढ़ा होगा, सुना भी होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो उसको रिवाइज करिए। मैं बार बार आपसे ये बातचीत, मैं ये जो एक है चीज़, मैं आपसे बार ये चीज़ आपसे बोलता रहूँगा। ठीक है, भारत की अवस्थिति आपने सुना होगा कि इतने पूर्वी देशांतर से कितना इसका विस्तार है भारत का। या अगर हम बात करें कि कन्याकुमारी से लेकर के ऊपर कितना इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये सब हम भारत की जो ज्योग्राफी है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, उस चीज़ में हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अवस्थिति और विस्तार। दूसरी चीज़ है कि बाउंड्री लाइन्स, भारत की सीमा रेखाएं कितनी है, कहाँ से स्थल सीमा कितनी है, जल सीमा कितनी है, इन सब चीज़ का अध्ययन करेंगे, जो कि कहलाती है इंग्लिश में बाउंड्री लाइन्स। मैं दोनों बता रहा हूँ, जिस चीज़ में आप कंफर्ट हो उस चीज़ में आप नोट करिए। काफ़ी और सारी चीज़ें हैं। फ्रंटियर्स का मतलब होता है भारतीय सीमा से जो लगे हुए देश हैं वो, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि भारत की सीमा से कितने देश लगे हुए हैं, कितने देश लगे हुए नहीं हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको नॉलेज इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी में मिलेगी, इंडिया में। ठीक, अगला टॉपिक है डिस्प्यूट्स का मतलब होता है विवाद। अब जहाँ पे एक देश है वहाँ पे विवाद तो होंगे। जैसे पाकिस्तान से विवाद क्या है, भूटान से विवाद क्या है, नेपाल से विवाद क्या है, उस चीज़ का टॉपिक का जो हम डेरिवेशन करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, वो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में हमारे 4 टॉपिक क्लियर होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में जो टॉपिक हैं वो काफ़ी सारे हैं। उसमें एक टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, उसके अंदर की जो हेडिंग है वो है 4, जो मैंने आपको भी बताई है। मैं आपको हाथ के नोट करते चल रहा हूँ, नोट करते चलिए। पहला है अवस्थिति, अवस्थिति और विस्तार। ये आ गया पहला। दूसरा आ गया भारतीय सीमा से लगे हुए देश। तीसरा आ गया आपका कि सीमा रेखाएं। ठीक है, कि भारत की जो सीमा रेखाएं हैं वो किस किस देशों से लगी हुई, किस देशों से नहीं लगी हुई। भारतीय सीमा से देश।
चौथा हम बात करेंगे विवाद, कि किस देश से हमारा किस तरीके का विवाद हो रहा है, किस तरीके का विवाद नहीं हो रहा। ठीक है, अब बात करेंगे ज्योग्राफिकल रीजन। ज्योग्राफिकल रीजन दूसरा टॉपिक है हमारा, जो कि आता है भारत की स्थिति, कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें हम, हर चीज़ के काफ़ी सारे हेडिंग हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में आपने देखा कि 4 ऑप्शन है, ऐसे ही ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया में भी आपको कई सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, उसके काफ़ी सारे भाग हैं जो हमें क्लियर करने हैं। ठीक है, नोट करते चलिए हैंड टू हैंड। पहला है माउंटेन, हेडिंग है ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया। भारत की भौगोलिक स्थिति हिंदी में भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर कहीं कुछ समझ में ना आ रहा हो लिखोगे तो मैं बोल रहा हूँ उसको, आप उस तरीके से उसको नोट करिए। भारत की भौगोलिक स्थिति, पहला पॉइंट है इसमें माउंटेन्स, पर्वत। इंडिया में किस तरीके की शाखाएं पाई जाती हैं पर्वतों की, जैसे अरावली पर्वत है, विंध्या श्रेणी है, ये सारी और भी जो भी श्रेणी है उन सब का हम अध्ययन करेंगे माउंटेन्स के अंतर्गत, जो कि आता है भारत की भौगोलिक स्थिति के। ठीक है, सेकंड है हमारा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बाकी चीज़ें। और जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा है प्लेटू, यानी कि पठार। पठार, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, ये सारी चीज़ें हम जो डेरिवेशन करेंगे वो करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति में। और भी सारे टॉपिक हैं इसमें, टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं जो कि आपको क्लियर करने हैं। और हैं रॉक्स, चट्टान। ठीक है, चट्टान है, रॉक्स है, ग्लेशियर है, जैसे हिमनद कहते हैं हिंदी में। जहाँ पे बर्फ़ पाई जाती है, ग्लेशियर यानी कि जो बर्फीला क्षेत्र जो था उसे ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं, नोट करते चलिए। प्लेन्स हो गया आपका समतल मैदान, आइलैंड आपका हो गया द्वीप, ठीक है। ये सब आप हैंड टू हैंड आप उसको नोट करते हुए चलें, वरना ये काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने मिस कर देंगे, फिर आप स्किप करके देखेंगे उसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं। ठीक है, इसके लिए आप इसको हैंड टू हैंड लिखते चलें। लेक्स, झीलें, भारत की झीलें, ये सारी चीज़ें जो मैंने बता दी ये एक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का ही पार्ट, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों में ये सब चीज़ें विभाजित हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें हमें टॉपिक क्लियर करने हैं। ये मान के चलिए यूनिट 1 है तो ये यूनिट 2 है। ठीक है, ऐसे करना है। ये यूनिट 1 के अंदर इतने सारे चैप्टर हैं 4, और यूनिट 2 के अंदर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और है इसमें पासिस, यानी कि दर्रे। जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स उनको पता होगा कि दर्रे क्या होते हैं, जिनको नहीं पता उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि दर्रे क्या होते हैं। जब हम तैयारी करेंगे, जब हम बताएंगे तो आपको सब समझ में आएगा कि दर्रे क्या होते हैं, कि दर्रे किसे कहा जाता है। ठीक है, और बाकी है आपका ड्रेनेज। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे बारिश का कुछ देखा जाता है, यहाँ पे बारिश कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, क्या नमी होती है, सब वो उस पर पढ़ते हैं। लास्ट है हमारा डैम्स। डैम्स यानी कि बांध। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आती हैं वो जोग्राफिकल ऑफ
इंडिया में या भारत की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत आते हैं। इन सारी चीज़ों का जो अध्ययन है हमें वो यूनिट 2 के अंतर्गत करना है, यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति, जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक, अब बात करते हैं कि आगे की यूनिट 3 क्या है। यूनिट 3 है रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जो नदी तंत्र है उसका क्या क्या हमें टॉपिक क्लियर करने हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको कवर करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं करने हैं, आपको पढ़ना ही है। ये सिस्टम सारी जितनी भी आपको बताया जा रहा है इन सब की तैयारी आपको करनी है और हम करवाएंगे, हमारे साथ साथ आपको करनी पड़ेगी। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे है हमारा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, ये है 3 नंबर, ये था 2। रिवर सिस्टम में हमें 3 टॉपिक क्लियर करने हैं। रिवर सिस्टम में 3 टॉपिक क्लियर करने हैं। पहला है कि इंडियन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, सॉरी इंडिया नहीं, इंडूज रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। सिंधु नदी का भारतीय तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि सिंधु नदी का भारतीय तंत्र। मैं आपको बोल रहा हूँ हिंदी में भी, आप नोट कर लीजिए या मैं लिख दे रहा हूँ कि सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी का तंत्र। ठीक, सेकंड है हमारा नॉर्थर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तरी नदी का तंत्र, नॉर्थर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। वैसे तो मैंने कोई घिच-पिच करके लिखा नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो पहला पॉइंट लिखा है मैंने इंडस रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि सिंधु नदी का भारतीय तंत्र। सेकंड पॉइंट लिखा है नॉर्थर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, उत्तरी नदी का भारतीय तंत्र। लास्ट है साउथर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, दक्षिणी नदी का भारतीय तंत्र। साउथर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने क्लियर करी हैं, जो कि आपको इसमें करनी है। ठीक, अब टॉपिक इतने नहीं है। अब आप कहेंगे कि यार ये टॉपिक हमने ये वाले इतने सारे टॉपिक हो गए, ये केवल मैंने 3 लेसन बताए हैं या 3 यूनिट समझी है। इन यूनिट 1 यूनिट के अंतर्गत 4 लेसन है, सेकंड यूनिट में आपके 10 लेसन हो गए और तीसरे लेसन में आपके 3 लेसन हो गए। अभी लेसन और भी बाकी हैं। ठीक है, इसलिए ये मत सोचिए कि ज्योग्राफी ख़त्म हो गई, ज्योग्राफी अभी शुरू हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या टॉपिक क्लियर करने हैं। ठीक, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब ये तो 3 हो गया, अब हम बढ़ते हैं 4। साइक्लोन का हमें पढ़ना है, चक्रवात। आपने सुना होगा कि यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में चक्रवात आया, अभी ताऊते चक्रवात आया था, अभी और भी चक्रवात आए थे, पहले भी आ चुके हैं, भूतकाल में, भविष्य में भी और आएंगे, वर्तमान में चल ही रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में साइक्लोन को पता करना है कि चक्रवात कैसे बनता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, किन दिशाओं से आता है, किस हवा से आता है, उस चीज़ का अंतर्गत हम साइक्लोन में करेंगे, जो कि एक भाग है ज्योग्राफी ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया का, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया भाग है ज्योग्राफी का। सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक रहती है, ये बात ध्यान हमेशा रखनी है। ठीक है, कोई भी चीज़ एक से अलग नहीं रहती, सब चीज़ों को जोड़कर ही एक बनती है चैन। ठीक, तो है हमारा चौथा साइक्लोन। साइक्लोन मीन्स चक्रवात। मैं लास्ट में रफ करने से पहले पूरा ओवरव्यू एक बार और दे दूँगा, इसलिए अगर किसी का कुछ रह गया हो मिस तो वो घबराए ना कि सोचे कि मैंने छोड़ दिया है, छूट गया। वैसे तो मैं तक को तेज पढ़ा भी नहीं रहा हूँ,
धीरे आराम से बता रहा हूँ, कुछ रह गया तो नोट कर लीजिए, वरना मैं बाद में ओवरव्यू दे दूंगा, टेंशन ना लीजिए। इसके बाद है साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है कि क्लाइमेट इन इंडिया। जो क्लाइमेट है, जो मौसम की जो जलवायु रहती है वहाँ की, वो कैसी रहती है भारत की। सारी चीज़ें जो चल रही हैं फिलहाल अभी, वो भारत की चल रही हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं है कि कहीं आप कहीं विदेश वर्ल्ड ज्योग्राफी में चले जाएं। ये सारी चीज़ें टॉपिक हम बता रहे हैं, ये सब इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पे भी हमने इंडिया लिखा है लास्ट में, ठीक है। और चल जो रहा है वो भी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया चल रहा है, ध्यान रखना है। क्लाइमेट इन इंडिया, भारत की जलवायु, ठीक, भारत की जलवायु हो गई। और आपका है कि जो जलवायु से जो पार्टिकल्स आते हैं, यानी कि वाटर रिसोर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्सेज कैसे कैसे क्या है, कहाँ से वाटर रिसोर्स आता है, हमें पानी का जो मिलता है वो कहाँ से स्रोत है, उसके कौन से स्रोत हैं, कैसे हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि उसका एक चैप्टर है वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जल स्रोत। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। भारत में कहाँ कहाँ कैसी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ कैसी काली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, साउथ में कैसी मिट्टी होती है, नॉर्थ में कैसी मिट्टी होती है, मिडिल में कैसी मिट्टी होती है, ये सब हम बात करेंगे सॉइल ऑफ इंडिया में, जो कि एक पार्ट है क्लाइमेट जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया। इसके बाद हम बात करेंगे, सॉइल की बात हो गई, इसके बाद होगी एग्रीकल्चर इन इंडिया। एग्रीकल्चर इन इंडिया मतलब कि कृषि, भारत की कृषि। भारत में किस प्रकार की कृषि पाई जाती है, कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम कृषि में पाएंगे, पढ़ेंगे और थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाएं, एक भी क्वेश्चन पेपर से दूर ना जाए। अगला टॉपिक है इरिगेशन इन इंडिया। आप देख रहे होंगे कि कितने सारे चैप्टर हैं ज्योग्राफी में, 7 यहाँ पर हैं, 10 यहाँ पर हैं। ये चैप्टर अब ये यहाँ तक चल रहा था, ये यूनिट सिस्टम यहाँ तक था चैप्टर वाला, अब ये यूनिट है, यानी कि इसमें केवल हमें साइक्लोन के बारे में पढ़ना है, इसमें और कोई चैप्टर नहीं है साइक्लोन के अलावा। जैसे कि यहाँ पे था कि रिवर सिस्टम के अंदर 3 चैप्टर थे, हमें अब ऐसा नहीं है, साइक्लोन का केवल एक साइक्लोन है, ठीक। इरिगेशन इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, इरिगेशन के बाद आता है वेजिटेशन, भारत की वनस्पति, कि भारत की जो वनस्पति है वो कैसी है, कहाँ कैसी वनस्पति पाई जाती है। वेजिटेशन, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत की वनस्पति। नेक्स्ट है कि ऑयल रिफाइनरीज। अब जहाँ पे आप वेजिटेशन कर रहे हैं, जहाँ पे आप वाटर रिसोर्स कर रहे हैं, जहाँ पे आप क्लाइमेट ऑफ इंडिया देख रहे हैं, वहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज भी हम देखेंगे, तेल शोधनशालाएँ। क्या देखेंगे, तेल शोधनशालाएँ, यानी कि ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ कैसी हैं, क्या उनका काम है, कैसे क्या वर्क करती है, कहाँ पे उनको लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, ये सारी चीज़ हम ऑयल रिफाइनरीज में पढ़ेंगे। ठीक, तेल शोधनशालाएँ। तेल शोधनशालाएँ हो गई आपकी। अब किसी भी चीज़ को लाने जाने के लिए हमें अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट भी देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट भी देंगे उसको। तो ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है हमारे इंडिया में, उस चीज़ का भी हमें वर्णन करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता है, कैसा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का वर्क है हमारे इंडिया में, कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, कहाँ से इम्पोर्ट होता है, कैसे क्या सिस्टम है, वो सब चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट भी एक इसमें लेसन है ये छोटे छोटे जो लास्ट के, जब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, जैसे ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से ये हैं छोटे छोटे, लेकिन हम पेपर की दृष्टि से किसी को छोटा ले नहीं सकते, हमें एक एक क्वेश्चन की कीमत पता होती है कि एक एक क्वेश्चन से एक एक
नंबर से किसी का सिलेक्शन रह जाता है, तो उस चीज़ में हमें किसी को लूज अपना एक पॉइंट भी नहीं रखना है। अगला है मिनरल्स, यानी कि खनिज। सुना होगा आपने खनिज, अयस्क खनिज वगैरह, कहाँ से कैसा खनिज मिलता है, कहाँ पे क्या खनिज मिलता है, कहाँ पे नहीं मिलता है, कहाँ पे मिल सकता है, कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, कहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता। उस सब चीज़ का हम अध्ययन करेंगे खनिजों में, यानी कि मिनरल्स में। ठीक। और अब जैसे मैं इसको रफ करने से पहले एक पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। स्टार्टिंग करी थी हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में, ध्यान से सुन लीजिएगा, जल्दी 2 मिनट में बता देंगे। अवस्थिति और विस्तार, यानी कि इसकी स्थिति और विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भारतीय सीमा से देश, ये पढ़ना है हमें, यानी कि भारतीय सीमा से कितने लघु देश हैं। तीसरा है हमारा, ये मैंने थोड़ा सा डबल लिख दिया, भारतीय सीमा रेखाएं, भारतीय सीमा रेखाएं, ये हमारा बाउंड्री लाइंस वाला आएगा। ठीक है। चौथा है विवाद, कि इंडिया में किस किस से विवाद चल रहा है, किस किस से विवाद नहीं चल रहा है, या कब हुआ था। थोड़ा सा हो सकता है कि हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा विवाद को जानने के लिए, मे भी, तो उसके लिए हमें विवाद पढ़ना है। सेकंड यूनिट है हमारी ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक स्थिति। पहला चैप्टर आता है इसमें माउंटेन्स, पर्वत। दूसरा है प्लेटू, पठार, जैसे पठार का पढ़ना है हमें, रॉक्स, चट्टाने, कैसे कैसे चट्टाने, ग्लेशियर, हिमनद, प्लेन्स, समतल मैदान, आइलैंड, द्वीप, लेक्स, भारत की झीलें, पासिस, भारत के दर्रे, ड्रेनेज सिस्टम, अपवास तंत्र और बांध, ये कहाँ पे कैसे कैसे बांध है, कहाँ पे बांधों पर परियोजना चल रही है, क्या प्रक्रिया है, कौन सा बड़ा बांध है, कौन सा छोटा बांध है, कौन सा बांध बन रहा है, कौन सा पुराना है, कौन सा बड़ा है, वो सब बांधने पड़ेंगे। तीसरा है हमारा रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडस रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, सिंधु नदी का तंत्र। दूसरा है हमारा नॉर्थन रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, उत्तरी नदी का तंत्र। और तीसरा साउथर्न रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, दक्षिणी भारत की नदी का तंत्र। अब ये 3 चैप्टर हो गए हमारे, पूरे 3 यूनिट हो गई। चौथा है हमारा साइक्लोन, चक्रवात की बात करेंगे। फिर इसमें क्लाइमेट इन इंडिया, जलवायु, भारत की जलवायु, वाटर रिसोर्सेज, जो भारत को वाटर रिसोर्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से नहीं मिलते हैं, कहाँ से आके बारिश होती है, कहाँ से नहीं होती है, सब चीज़। सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। एग्रीकल्चर इंडिया, भारत की कृषि। इरिगेशन इन इंडिया, भारत की सिंचाई। वेजिटेशन ऑफ इंडिया, भारत की वनस्पति। ऑयल रिफाइनरीज, तेल शोधनशालाएँ। ट्रांसपोर्ट, मिनरल्स। और जो पॉइंट और जो रह गए हैं अभी, वो है, आप कर लीजिए नोट। ठीक। नेक्स्ट है 12 पॉइंट सेंसस, यानी कि जनगणना। ये भी एक मेन पॉइंट है, सेंसस, जनगणना। लास्ट पॉइंट है पावर प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन, जो कि ये मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है। लास्ट के 2 इम्पोर्टेंट हैं, इसको हल्के में नहीं ले सकते। जनगणना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, क्योंकि आजकल के जैसे हम देख रहे हैं कि जनगणना गंभीर समस्या बनती जा रही है, तो उसके बारे में हमें जानना है कि जनगणना कैसे कैसे, कब से चालू हुई जनगणना, कैसे इसका चलन हुआ, कब कितने सन से स्टार्ट हुई थी। थोड़ा हिस्ट्री में भी आ जाता है, थोड़ा सा इसमें जोग्राफी में उसको ओवरव्यू दे दिया जाएगा। और पावर प्रोडक्शन की कहाँ कहाँ ऊर्जा कहाँ से बनती है, कैसे उसका पावर प्रोडक्शन है, कैसे नहीं है, वो सब चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे पावर प्रोडक्शन में। ठीक। ये इतनी चैप्टर हमें क्लियर करनी है, अगर कोई का चैप्टर रह जाता है तो वो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल मेरे को जितना इम्पोर्टेंट लगा मैंने उतना आपको बताया, कि ये तो इम्पोर्टेंट कहीं से कि कम तो है ही नहीं, ये तो हमें इतना क्लियर करना ही है, इतना हमें पास करना ही है, तब अपने माइंड में सेट करना ही है। अब थोड़ी सी हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। सिलेबस तो आपका कंप्लीट हो गया कि मेरे अकॉर्डिंग कि ज्योग्राफी में आपको कितना सिलेबस कवर करना है। ठीक। थोड़ी सी ज्योग्राफी की बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। हालांकि अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका कवर होगा, अगर तैयारी कर रहे हो तो पढ़ रखा होगा, और नहीं पढ़ रखा है तो उसको सुन लो, और अगर पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज कर लो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा सुनने में। ठीक है। आपने ये तो जान लिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब हमने जो
तैयारी सब्जेक्ट लेके बैठे हैं भूगोल, अब आपके मन में ये क्वेश्चन तो आता होगा ना कि ये भूगोल शब्द कहाँ से आया, कुछ और शब्द क्यों नाम नहीं दिया इसको, इसको इकोनॉमिक्स नाम क्यों नहीं दिया, इसको आर्थिक शास्त्र या वगैरह क्यों नहीं दिया। तो भूगोल शब्द की जो एक वर्ल्ड ले अगर हम नामकरण या उसका जो नाम लिया था भूगोल का, वो किसने लिया था या कहाँ से आया था। तो भूगोल का जो नामकरण किया गया था वो यूनान के लोगों ने किया था, यानी कि यूनानियों ने। यूनान कहा जाता है ग्रीक्स को, जो कि यूरोप का एक देश है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने इसका, यूनान के लोगों ने भूगोल का नामकरण किया था। वहाँ पे एक भूगोलवेत्ता थे हिकेटियस। हिकेटियस द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था जस्ट पीरियड्स। ग्रीक्स की लैंग्वेज में उसका जो मीनिंग था वो जस्ट पीरियड्स था, और अगर हम उसका हिंदी अनुवाद करके देखें तो जस्ट पीरियड्स का जो मीनिंग था वो था पृथ्वी का वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन यानी कि उसमें ये कहा गया था कि अगर आप पृथ्वी का वर्णन करते हो तो इसी बेस पे जो हिकेटियस में बता रहा हूँ आपको, वो उनको ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का फादर कहा जाता है। ज्योग्राफी ऑफ फादर हिकेटियस को किस बेस पे कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने किताब लिखी थी जस्ट पीरियड्स, उसी बेस पे उनको, क्योंकि उससे पहले कोई था ही नहीं जिसने भूगोल का यानी कि पृथ्वी के बारे में कुछ किताब लिखी हो या कुछ और उन्होंने कुछ बड़ा काम किया हो। एक पहले व्यक्ति वही थे हिकेटियस, जिन्होंने की एक किताब लिखी जिसका नाम है जस्ट पीरियड्स। उसी बेस पे उसका जो मतलब था जस्ट पीरियड्स बुक का, उसका था पृथ्वी का वर्णन। तो इसी बेस पे उनको पृथ्वी का ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो इससे एक क्वेश्चन, एक बात क्लियर होती है कि जो एक थे जो भारत का जो नामकरण है वो यूनानियों ने किया। ये हो सकता है आपने पढ़ रखा हो, लेकिन ये है कि अगर पढ़ रखा है तो कोई अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो उसको और मतलब कर लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा और जिन्होंने पढ़ रखा है वो एक बार रिवाइज कर लो। यूनानियों ने किया, ठीक है। यूनान के एक विद्वान थे हिकेटियस, जिन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, हिंदी में भी मैं भी लिख दूँगा, जस्ट पीरियड्स। और इसका मतलब था पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन इसी बेस पे हिकेटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। लेकिन इनके ही साथ साथ एक और थे इनके और एक और जो जा रहा हूँ आपको, उनके दोनों में थोड़ी सी विवाद चलता रहता था। उनको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता था और इनको भी फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता था। अब आप कहेंगे कि हम कौन सा आंसर करें, तो मैं बड़ा आपको क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। एक ये भी यूनान के थे और वो भी यूनान के थे, उनका नाम था इरेटोस्थनीज जो थे वो भी यूनान के थे, ठीक है। उन्होंने पृथ्वी का वर्णन कर दिया। अच्छा एक बार बताइए, क्या केवल पृथ्वी का वर्णन ही केवल ज्योग्राफी है क्या? ठीक है, हमने मान लिया उन्होंने किताब लिख दी, एक अच्छी बात है, बढ़िया बात है। क्या पृथ्वी का वर्णन ही केवल ज्योग्राफी है? ज्योग्राफी एक ऐसा इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है आज की डेट में कि उसमें केवल पृथ्वी का ही वर्णन नहीं है, उसमें ऐसी कोई सी चीज़ नहीं जिसका वर्णन नहीं है। मैंने अभी जितनी भी चीज़ें आपको भी लास्ट बताई हैं पीछे, इतनी सारी चीज़ें हैं उसमें जो हमें उसमें वर्णन करनी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें केवल पृथ्वी का वर्णन ही है। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हिकेटियस थे वो फेल हो गए, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का वर्णन यही केवल ज्योग्राफी नहीं है। फादर ज्योग्राफी उन्हें कहा जाता है, हम इस बात से भी नकार नहीं रहे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही
एक किताब लिखी जिसका मतलब था पृथ्वी का वर्णन, तो उसी बेस पे इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। अब इरेटोस्थेनिस थे, उन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले जो भूगोल शब्द जो यूज़ किया था वो इरेटोस्थेनिस ने किया था। इसी बेस पर उनको द रियल फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। सबसे पहले ये वाला तो पहला पॉइंट हो गया आपका, और ये सेकंड पॉइंट। सबसे पहले नोट करते चलें साथ साथ। सबसे पहले भूगोल शब्द का इस्तेमाल या यूज़ या जो भी उपयोग किया गया इरेटोस्थेनिस, जिस पे लिखना ना आ रहा हो वो लिख ले, देख ले। इरेटोस्थेनिस ढंग से लिख दो, इरेटोस्थेनिस डबल मार्क कर दिया ताकि आपको लगे। इरेटोस्थेनिस द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत का वास्तविक पिता किसे कहा जाता है, तो इरेटोस्थेनिस को कहा जाता है। भारत का जो ज्योग्राफी के जो पिता है, यानी कि भारत के भूगोल के जो पिता है उसे किसे कहा जाता है, तो वो है हिकेटियस। लेकिन यहाँ पे अगर वास्तविक आ जाए तो वहाँ पे इरेटोस्थेनिस है। या फिर सबसे पहले भूगोल शब्द का यूज़ किसने किया, इस्तेमाल किसने किया, तो वो इरेटोस्थेनिस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दोनों में डिफरेंस खुद पहचानना है कि कैसे क्या है। मैं आपको क्लियर कर दिया है कि एक बुक के बेस पे केवल इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है, और भूगोल शब्द का सबसे पहले जो यूज़ करा, यानी कि सबसे अगर देखा जाए तो वास्तविक तौर से इन्होंने ही भूगोल शब्द दिया है, इन्होंने कुछ नहीं करा है, इन्होंने करा है, तो इसलिए इनको वास्तविक पिता कहा जाता है ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। ये भी एक भूगोलवेत्ता थे और ये भी एक भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, ये भी भूगोलवेत्ता थे और ये भी यूनान के थे और ये भी यूनान के थे, दोनों यूनान वासी थे, ये भी ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो भारत जो भूगोल शब्द जो दिया गया है इरेटोस्थेनिस द्वारा, वो कब दिया गया था, तो ये भी नोट कर लीजिए 300 BC में दिया गया था। 300 BC के अंतर्गत 300 BC के अंतर्गत इरेटोस्थेनिस द्वारा भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगर BC में डिफरेंस नहीं पता है तो ऐसा समझ लीजिए बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। जैसा मान लीजिए एक लाइन है ये, ठीक है, अब चल रहा है 2021 चल रहा है, यानी कि एक टाइम पे 1021 भी रहा होगा, फिर एक टाइम पे 1 भी रहा होगा। और लाइन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसमें पीछे की चीज़ें माइनस में आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम माइनस नहीं कर सकते ना, तो इससे पीछे के जो आए होंगे वो 2 माइनस पीछे पीछे चला गया होगा, और उसको तो ऐसे ही यहाँ पे 200 रहा होगा, 100 रहा होगा, सॉरी यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300। तो लगभग इतना पहले 2020 से इतना पहले इनके द्वारा ये नाम दिया गया। ठीक, क्लियर हो भाई? इनकी थोड़ा सा मैंने पूरा आपको ओवरव्यू में दे दिया, बाकी हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है अच्छी तरीके से ये कि BC क्या है और ये सब चीज़ें अंतर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आखिरी चीज़ हमारी आज की ये है कि आपने देखा होगा या सुना होगा, या अगर नहीं भी सुना है तो उसको आप समझ लीजिए, वैसे पता होगा मेरे अकॉर्डिंग। ये तो हमने बात कर ली भूगोल का नामकरण, ठीक है। अब ज्योग्राफी शब्द का हमें कहाँ से मिला, ज्योग्राफी शब्द भी हमें कहाँ से मिला, किसके द्वारा दिया गया, तो वो भी हमें जो ज्योग्राफी शब्द जो है ज्योग्राफी, ये भी हमें पहली चीज़ तो यूनानियों से ही मिला है, ग्रीक्स के लोगों से, जो कि यूरोप का एक देश है, ग्रीक्स के लोगों से द्वारा मिला है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, GE प्लस ग्राफो,
जीई प्लस ग्राफो। और अगर हम इन दोनों का देखें, इन दोनों का अगर हम मतलब देखते हैं कि क्या निकलता है, तो इनका भी वही मतलब है जो जस्ट पीटर्स का मतलब है, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। जी का मतलब है पृथ्वी और ग्राफो का मतलब है वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करना यानी कि ज्योग्राफी में जो ज्योग्राफी शब्द जो है उसका भी मतलब यही है, पृथ्वी का वर्णन करना। और जस्ट पीरियड्स का मतलब भी पृथ्वी का वर्णन करना ही है। ये भी किसके द्वारा से मिला है? ये भी यूनान के लोगों द्वारा मिला है, दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि हम इसको अगर इंग्लिश में हम कहें तो इसको हम इससे कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। लिख देता हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने इतनी सारी चीज़ें समझी हैं। उम्मीद करते हैं आप सब नोट करते चले होंगे हाथ के हाथ। जो चीज़ रह गई हो उसको एक बार फिर से बैक करके देखिएगा। और ये मेरी लास्ट तक आपसे राय है कि इसको हैंड टू हैंड नोट करते चलें, चाहे वो मेरी क्लास हो, चाहे और किसी सर की क्लास हो, चाहे किसी और सर की क्लास हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, या पॉलिटी की हो, या मेरी हो, किसी की भी हो, उसको हैंड टू हैंड लिखते चलें। क्योंकि लिखने से ही चीज़ें हमारे साथ रहती हैं, हमारे पास रहती हैं, ठीक है, मिस नहीं होती हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं डाउनलोड कर लूँ वीडियो बाद में नोट कर लूँगा, इस तरीके से ये कुछ नहीं होगा। अभी टाइम मिला है, अभी करोगे, अभी मूड पे बन रहा है, कर लोगे, वरना बाद में तो सोचते रह जाओगे, फिर करने नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप यही है कि आप हैंड टू हैंड नोट करते हुए चलें, ठीक। तो आज की वीडियो में हम अभी बंद करते हैं, मिलते हैं अपनी कल नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के जो टॉपिक हमने लिए हैं, जो बताया है आपको, उसके बारे में बात करेंगे और आगे और भी तैयारी करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको समझ में आया होगा बड़ी तरीके से। और कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया, उस चीज़ को हम मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से, आपको समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।